आप खुद ज़रा इमेजिन करके देखिए मुंबई का अंडरवर्ल्ड जहाँ पर कि लोग दाऊद इब्राहिम का नाम सुनकर अपने शीशे भी बंद कर लेते थे। वहाँ पर एक औरत जो ना सिर्फ जिंदा रहने का रिस्क ले रही थी बल्कि वो दाऊद को खुद टारगेट भी कर रही थी। एंड बात यहाँ पर सिर्फ धमकियों की नहीं है, याद रखिएगा। बात यहाँ पर प्लानिंग, इंटेलिजेंस और एग्जीक्यूशन की भी है। मैं आज कोई फिल्मी क्राइम स्टोरी नहीं सुनाने वाला हूँ। मैं आज ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दाऊद जैसे लोग किस चीज से डरते हैं एंड सपना दीदी उनके लिए असली थ्रेट कैसे बन गई थी। देखिए, 70 और 80 के दशक का जो मुंबई था उसको समझना बेहद जरूरी है। ये वो शहर था उस समय जहां पर कि पुलिस अंडर स्टाफ थी, कम लोग थे पुलिस में। लॉ काफी धीमा था एंड क्राइम ऑर्गेनाइज्ड हो चुका था। अंडरवर्ल्ड का मतलब सिर्फ गुंडे नहीं था, बल्कि अंडरवर्ल्ड एक सिस्टम बन चुका था। प्रॉपर सप्लाई चेन थी, लॉयल्टी थी एंड एग्जिट पॉलिसी भी थी। एंड इस सिस्टम का एक गोल्डन रूल होता था कि एंट्री चॉइस हो सकती है लेकिन एग्जिट नहीं। एंड यहां से इस कहानी का सबसे डेंजरस पॉइंट शुरू होता है। महमूद कालिया सिस्टम से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। महमूद कालिया कोई छोटा नाम नहीं था। वो सिर्फ शूटर या कोई कुरियर भी नहीं था। वो एक ट्रस्ट सर्कल का हिस्सा था। दुबई मुंबई ऑपरेशन को संभालता था एंड दाऊद के लिए वो एक यूजफुल एसेट हुआ करता था। अब यहां पर एक साइकोलॉजिकल रियलिटी को समझिए। पावरफुल सिस्टम एसेट्स को जाने नहीं देते, क्योंकि एसेट जाता है तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा वॉइड छोड़ के जाता है। जब महमूद ने ये बात कही कि वो डी कंपनी छोड़ना चाहता है, तो ये सिर्फ रेजिग्नेशन नहीं था बल्कि एक थ्रेट भी था। एंड जो लोग कहते हैं कि पुलिस एनकाउंटर था, उनको एक सिंपल सा लॉजिक में पूछना चाहूंगा। इंटरनेशनल फ्लाइट, दुबई की सिक्योरिटी, इंडियन इमिग्रेशन, वेपन आया तो आया कैसे? इस पॉइंट पर मैं कॉन्स्पिरेसी प्रूव नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि स्टोरी लॉजिकली काफी हद तक वीक थी। अब यहां पर एंट्री होती है अशरफ की। जब इग्नोरेंस टूटता है ना, वहां की बात है। दरअसल अशरफ कोई गैंगस्टर की बीवी बनने के लिए तैयार नहीं थी। वो नॉर्मल लाइफ चाहती थी। और जब आपकी दुनिया एक दिन में कोलैप्स हो जाती है तो दो टाइप के लोग होते हैं, जो टूट जाते हैं और जो क्लियर हो जाते हैं। लेकिन अशरफ जो थी वो दूसरी कैटेगरी में थी। उसने ये नहीं पूछा कि ये सब मेरे साथ क्यों हुआ, उसने ये पूछा कि इसके पीछे आखिर कौन था। एंड यहीं से वो सपना दीदी बनने लगी। अब समझिए, यहां एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी हो जाती है। 99% लोग रिवेंज नहीं लेते हैं, क्योंकि रिवेंज सिर्फ गुस्सा नहीं होता, बल्कि रिवेंज के लिए पेशेंस, प्लानिंग एंड इमोशनल कंट्रोल भी चाहिए होता है। एंड सबसे बड़ी चीज, रिस्क को एक्सेप्ट भी करना होता है। सपना इमोशनल नहीं थी, वो स्ट्रेटेजिक थी। इसीलिए उसने ट्रेनिंग ली, नेटवर्क क्रिएट किया, पुलिस को यूज किया एंड आइडेंटिटी तक चेंज कर ली। ये सब इंपल्सिव लोग नहीं कर पाते। तो ऐसे में सवाल अब उठता है कि भैया सपना आखिर इतनी डेंजरस क्यों थी? दरअसल दाऊद को जो लोग पसंद नहीं आते थे, वो सिर्फ शूटर्स नहीं होते थे। उसे डर लगता था उन लोगों से जो उसका पैसा रोके, उसकी सप्लाई चेन तोड़ दें और उसके सिस्टम को एक्सपोज करें। सपना ने एग्जैक्टली यही तीन काम किए। नेपाल रूट डिस्टर्ब कर दिया, आर्म्स कंसाइनमेंट्स को लूट लिया एंड लोकल ऑपरेशंस पुलिस को बता दिए। इस पॉइंट पे ये सिर्फ पर्सनल रिवेंज नहीं था, बल्कि इकोनॉमिक वॉरफेयर बन चुका था। अब यहां पर आता है दुबई प्लान। क्यों आखिर ये असली थ्रेट था? दरअसल लोग कहते हैं कि स्टेडियम में बॉटल से क्या ही हो जाता। ये बात वो लोग कहते हैं जो क्राउड साइकोलॉजी को समझते नहीं है। स्टेडियम में शोर बहुत हाई होता है, मूवमेंट पूरी तरीके से अनप्रिडिक्टेबल होती है, रिएक्शन टाइम भी बहुत कम होता है एंड सबसे इंपॉर्टेंट, वीआईपी सबसे ज्यादा एक्सपोज्ड होते हैं। सपना का प्लान फुल प्रूफ इसलिए था क्योंकि वेपन विजिबल नहीं था, क्राउड कवर अवेलेबल था एंड पैनिक नेचुरल था। इसलिए दाऊद ने इसको लाइटली नहीं लिया। दाऊद क्यों डरा? दाऊद दरअसल गुंडों से नहीं डरा था, वो वेरिएबल से डरता था। सपना प्रेडिक्टेबल नहीं थी, इमोशनल नहीं थी एंड सिस्टम के बाहर का सोच रही थी। और सिस्टम के बाहर के लोग ही सबसे ज्यादा डेंजरस होते हैं, क्योंकि वो अलग सोच रखते हैं। अब आप समझिए, यहां पर सपना को खत्म किया गया, वो सिर्फ जीत नहीं थी बल्कि वो डैमेज कंट्रोल था। सपना को खत्म करना दाऊद के लिए एक जीत नहीं थी। इसीलिए पहले कॉन्ट्रैक्ट किलर्स ने मना किया, क्योंकि एक औरत को खत्म करना अंडरवर्ल्ड के एथिक्स के खिलाफ था। जब रूल तोड़ने पड़ते हैं तो समझ लो कि भैया जो खतरा है ना, वो असली। सपना जीती नहीं, लेकिन दाऊद भी यहां से स्ट्रांग बन के ही नहीं निकल पाया। दरअसल सपना दीदी की कहानी एक क्राइम स्टोरी नहीं है, बल्कि एक पावर स्टडी है। यहां से पता चलता है कि अगर एक सिस्टम काम कैसे करता है, एग्जिट क्यों मुश्किल होता है और एक इंडिविजुअल सिस्टम को कैसे हिला सकता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, डर साइज से नहीं बल्कि अनप्रिडिक्टेबिलिटी से आता है। सपना अनप्रिडिक्टेबल थी, इसीलिए याद रखी जाती है।
मैं ये नहीं कह रहा कि सपना सही थी, मैं ये भी नहीं कह रहा कि वो गलत थी। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि वो नॉर्मल नहीं थी। एंड इतिहास हमेशा नॉर्मल लोग याद नहीं रख पाता।